हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपके एग्जाम्स के पास आ रहे हैं और बच्चों की डिमांड भी थी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए हमारी असर्शन रीजन की। तो चलिए उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो साइंस की वीडियो हमने करी थी उसके अंदर असर्शन रीजन को टैकल करने के तरीके तो बताए थे। ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन को हिट करते हैं। दोनों क्वेश्चन में से फर्स्ट और सेकंड में से क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इजी लग रहा है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला हुआ है कि दो बार मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करती है व्हेन दे आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर विद सेम पोल्स। यानी कि हमने पढ़ा भी था कि ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है कि लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है कि जब सेम सेम पोल को पास में लेके आएंगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो क्या ऐसा होता है, सेम पोल्स को पास में लाने से अट्रैक्ट होता है? सर ऐसा तो नहीं होता। यानी कि नॉर्थ नॉर्थ लाओगे तो रिपेल होगा, ना कि अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब सर ये हुआ असर्शन वाला जो पार्ट है वो क्या हुआ, रॉन्ग। असर्शन रॉन्ग होते ही हम तो सीधे डायरेक्टली पहुंचेंगे, असर्शन जैसे ही रॉन्ग हुआ तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यानी कि ऑप्शन डी किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो हमारा ऑप्शन डी है, पहले ही ओपनिंग पे हमने धमाका कर दिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जो बच्चा बिल्कुल सही टेक्निक से क्वेश्चन हिट कर रहा होगा उससे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी तरीके से जैसे हमने अभी स्टार्ट करा है, इसी तरीके से एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आए ना तो आपको अपनी ईगो पे नहीं लेना कि भाई ये क्वेश्चन, ये तो मेरा बिल्कुल बेस्ट चैप्टर है, मैं तो इसे करके ही जाऊंगा बिल्कुल, और इसका तो कोई क्वेश्चन छोड़ के ही ना आना मुझे पेपर में। भाई पेपर में आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, कौन सा क्वेश्चन ईजी आया। तो सबसे पहले आप अपने मार्क्स सिक्योर करिए, जैसे सिक्योर हो जाए फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सेफ जोन में फिर प्ले करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट एक करंट कैरिंग वायर जो है उसके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक नीडल को जब उसके आसपास रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर क्या बोला हुआ है कि कोई करंट कैरिंग वायर है वो डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक नीडल को जब वो भी उसके आसपास रखते हैं। तो आपने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, उसमें हैंस और रिचर्ड एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हमने क्या लिया था, हमने एक क्या लिया था, एक कॉपर वायर लिया था। ये कॉपर का वायर ले लिया, कॉपर वायर को बैटरी से कनेक्ट किया था, कर दिया। सर ये कॉपर वायर हो गया, ये वायर कैसा हो गया, कॉपर का वायर हो गया। तो जब इसके अंदर से क्या करा था हमने, ये पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ से करंट दौड़ना स्टार्ट होगा। जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अंदर जाएगा तो हमने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या पढ़ा था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और हमें पता है कि मैग्नेटिक निडल जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि उसके आसपास अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हमें तो पता ही है भाई कि एक्सपेरिमेंट ट्रू होता है, इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो तो डायरेक्टली ट्रू ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सपोर्ट कर रही है, यानी असर्शन ट्रू हो गया। अच्छा, तो अगला बोला उसने रीजन। रीजन में क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। जो करंट कैरिंग वायर होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। और आपको पता ही है ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। तो ये तो भाई डायरेक्टली जो अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी उसी ऑब्जर्वेशन को डायरेक्ट सपोर्ट कर रही है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि असर्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन दूर से सपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि अब की बार पहले वाले क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए और सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी। तो हमने दोनों क्वेश्चन हिट कर लिए हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि असर्शन है, रीजन है। असर्शन में क्या बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं काटती। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, याद आ गया। अच्छा, रीजन में क्या बोला हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इकलौती एक ही होती है। तो सर पहली बात भी बिल्कुल सही है और दूसरी बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। पर हम कैसे पता लगाएं कि ये जो दूसरी वाली बात है ये पहली वाली बात को सपोर्ट कर रही है
या नहीं कर रही है, उसके लिए हमें रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ये असर्शन वाली जो पूरी पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन सीबीएसई के पेपर में बहुत पहले पूछी जा चुकी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गिव रीजन व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से करेंगे। मान लेते हैं 5 मिनट के लिए कि जो ये लाइन है और ये लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपस में काट रही हैं। ठीक है, तो अगर सर काट रही हैं तो किसी न किसी पॉइंट पे काटेंगी। ठीक है, वो पी पॉइंट पे काट रही होंगी। तो अब देखते हैं कि सर अगर पी पॉइंट पे काट रही होगी, पर हमने तो एक फैक्ट पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, वो उसके ऊपर डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि अगर मैं कोई कर्व बनाऊं, उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लूं, जिस भी पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन निकालनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो मुझे क्या करना है, बस एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। क्या करनी है, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन जो कि उस पॉइंट से पास होती जा रही हो। ठीक है, और कर्व को केवल एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही हो। तो आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा कि केवल एक सिंगल पॉइंट पी पे टच कर रही हो, तो ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट। क्या बन जाएगी, टेंजेंट। क्या सिमिलर तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। टेंजेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दोनों दोनों लाइनों को अज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले एक लाइन मान ली हमने ये वाली, एक लाइन मान ली हमने ये वाली। पहले हम सेकंड वाली लाइन पे बनाते हैं टेंजेंट। कैसे बनाएंगे, एक लाइन चली जाएगी ऐसे टच करती हुई से। ठीक है, सिमिलर तरीके से क्या यहाँ से भी बना सकते हैं हम टेंजेंट, हाँ। चलिए टेंजेंट बनाते हैं। तो टेंजेंट कैसे बनाएंगे भाई, टेंजेंट बनाएंगे, चलिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर फर्स्ट वाले के लिए टेंजेंट बनाऊं मैं, तो क्या होगा, एक लाइन जो उसको टच करती हुई जा रही हो। ठीक है, तो टच करती हुई जा रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने एक लाइन बना दी। सिमिलर तरीके से क्या एक और लाइन बन सकती है, हाँ। चलिए बना लेते हैं। तो भाई हमने दोनों लाइनें बना ली। दोनों लाइनें बनाती क्या पता चला, ये जो लाइन बनी और एक ये लाइन बनी, ये लाइन बनी फर्स्ट वाले के लिए, तो ये बनी B1। नीचे वाली बनी क्या बनी, B2। बी क्या डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक बार तो आ रही है ऊपर B2 की तरफ जा रही है, एक बार जा रही है B1 की तरफ। पर हमारी स्टेटमेंट क्या बोल रही थी, रीजन क्या बोल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन केवल एक ही होती है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। यानी कि एक ही सिंगल पॉइंट P पे कितनी डायरेक्शन आ रही है, B1 भी आ रही है, B2 भी आ रही है, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। जो कि क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसका मतलब तो आपस में कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी समझ में आ गया, असर्शन क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि सर असर्शन यहाँ पर क्या है, ट्रू, रीजन भी क्या है, ट्रू। और अब ये बात समझ में आ रही कि क्यों क्यों रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो यहाँ से अब दूर समझ में आ गया हमें कि सर ऑप्शन ए जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला, वो क्या है, करेक्ट है यहाँ पर। तो जैसे कि हमने देख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने डील कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, कब, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी है, तो आपने वैसे ही एनसीईआरटी का डायग्राम आपको याद आना चाहिए वाला। इस डायग्राम में क्या बोला हुआ है कि अगर एक हॉर्सशू मैग्नेट किसी को पास में लेके आता है कंडक्टर के पास, तब, और कंडक्टर भी कैसा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तब उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है। तो या तो कंडक्टर इधर मूव करेगा या कंडक्टर इधर मूव करेगा। तो सर ऐसा हमने स्टेटमेंट सुना भी था और ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट है भी, तो असर्शन तो ट्रू हो गया। रीजन पढ़ो, रीजन में क्या बोला हुआ है कि जो भी फोर्स है वो किसके कारण लग रही है, वो किसकी इंटरेक्शन के कारण लग रही है। ठीक है, वो दो चीजों की इंटरेक्शन के कारण लग रही है। ठीक है, पहली चीज है वो बोल रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो उसके कारण, और जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखी है अपनी तरफ से, जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है अलग से, वो उन दोनों के कारण लग रही है। तो क्या आपने इसके बारे में जब थ्योरी पढ़ी थी, क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स क्यों लगती है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, हमें पता है कि हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा। हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी ऑब्वियसली क्या होगी, उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाला क्या करेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाला कम मैग्नेटिक फील्ड वाले को क्या करेगा, उसको
अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर कहीं ना कहीं तो उस पार्टिकल के फोर्स लगेगी, उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दोनों केस में ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और चौथे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपने देखा सर कि अगर आपको फैक्ट्स याद हो और लॉजिक याद हो तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल हवा में गर्दा गर्दा कर देंगे बिल्कुल आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कहीं ना कहीं फोर्स के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, यानी कि फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी, इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जैसे ये डायग्राम आता है तो आपके दिमाग में कौन सा रूल आना चाहिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। वो क्या बोलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि आपके पास क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि भाई फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इनकी हेल्प से वो फोर्स की डायरेक्शन बताने की हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो वहां पर हमने क्या चीज देखी थी कि ये बोल रहा है कि फोर्स मैक्सिमम कब होती है। स्टेटमेंट ये बोलती है कि स्ट्रेच करो अपने फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब को, कब, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि कुछ ऐसा करना है। ये तीन डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, ये सारी आपस में कैसे होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो जब अपने हाथ को भी अगर आप स्ट्रेच करके देखेंगे ना, और आपस में सारी ये तीनों की तीनों फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, इन तीनों को अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो आपको अपने अंगूठे पे सबसे मैक्सिमम फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से मैक्सिमम फोर्स कब लगती है, जब परपेंडिकुलर होते हैं। अब क्या क्या परपेंडिकुलर होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, थंब, फिर क्या है, फोर फिंगर, फिर क्या है, मिडल फिंगर। तो आपने दिमाग लगाया सर, जो थंब होता है ना, थंब डायरेक्शन बताता है फोर्स की, ठीक। फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की। तो आपने दिमाग लगाया भाई, आपने दिमाग लगाया, जब तक फोर्स और करंट अगर ये हुए परपेंडिकुलर, तो आप अपने हाथ में भी फील कर सकते हैं, जब फोर्स तभी मैक्सिमम हो पा रही है आपके हाथ में जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जब आपस में अगर वो परपेंडिकुलर होंगे ना, तो आपके थंब पे सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगी, ठीक है। और अगर आपने गलती से भी इन दोनों को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो आपके हाथ में उतना स्ट्रेच नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फोर्स भी मैक्सिमम नहीं लगेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर जो फोर्स होगी ना पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, वो मैक्सिमम कब होगी, जब परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। पर यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई कि सर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जैसी तो कोई बात आपने करी नहीं स्टेटमेंट के अंदर। तो हमने एक बात बोली कि एक बात पता भी होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं उसी डायरेक्शन में करंट होगा, और मोर स्पेसिफिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो वही तो करंट है डायरेक्टली। तो यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही अप्लाई होगी। तो इसका मतलब असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। रीजन वाली पढ़ते हैं, ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक बच्चा बोल रहा है सर इसका मतलब तो फोर्स डिपेंड नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ऐसा तो नहीं है, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि फोर्स जो होती है वो तीनों चीजों पर डिपेंड कर रही है। आपकी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, ये तीनों चीजें यूज हो रही हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए आप कमेंट करेंगे और उस फिर से पता चलेगा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ये हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है कि ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि अगर स्ट्रेट वायर को ले लें हम, और स्ट्रेट वायर में किसी एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, और अगर हमने क्या करा, अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, मान लो करंट जा रहा है अपवर्ड और हमने क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन बदलने से क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी। तो हमें पता ही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर एक टाइप के डायरेक्शन में जा रहा होगा तो एक टाइप की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी,
दूसरे डायरेक्शन में जा रहा होगा तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, असर्शन वाला जो पार्ट है वो सही है। रीजन में क्या बोला हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर कैन बी गिवन बाय लेफ्ट हैंड थंब रूल। आपको पहले से पता है भाई, रूल तो मैक्सवेल का था, मैक्सवेल घर से निकाल के मारेगा इसको, जो भी बोल रहा है ये, ठीक है। याद रखना, रूल जो होता है डायरेक्शन निकालने का, वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का रूल, वो भी स्ट्रेट वायर के लिए। किस वायर के लिए? स्ट्रेट वायर के लिए। कौन सा होता है? मैक्सवेल्स कौन सा? राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल का राइट, वो ये बोलता है कि सर उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, किसी स्ट्रेट वायर के अंदर। तो एक बात समझ में आ गई भाई कि ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, नीचे वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। ऊपर वाला स्टेटमेंट करेक्ट, नीचे वाला स्टेटमेंट रॉन्ग, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि ऑप्शन, ऊपर वाला स्टेटमेंट करेक्ट, नीचे वाला स्टेटमेंट रॉन्ग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपने देख लिया सर, यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है, ठीक है। तो हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और आपकी ज्योग्राफी से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है। ज्योग्राफी साइंस का एक अच्छा मिक्सचर, और क्वेश्चन को पढ़े थोड़ा डीपली पढ़ दो, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या बोला हुआ है? ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग करंट कैरिंग सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड को है ना, आप फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, लटका दीजिए, ठीक है, और फिर देखिए कि वो जब रेस्ट पे आएगा ना, ठीक है, तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। अच्छा, कुछ ऐसा नया बोल रहा है। स्टार्टिंग में पहली बात में पल्ले पड़ता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, पर कोई नहीं, हम लगे रहेंगे और सीख के ही मानेंगे बिल्कुल, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो रीजन आता है हमारे पास, रीजन में क्या बोल रहा है कि वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड अनदर पोल बिहेव एज अ साउथ पोल, लाइक जैसे बार मैग्नेट। तो अगर आपने, ठीक है, किसका सोलेनोइड का डायग्राम देखा हो, तो अगर हम सोलेनोइड के डायग्राम को देखेंगे, जैसे आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, सोलेनोइड के डायग्राम को जैसे देखा हमने, तो हमने पाया कि सर सोलेनोइड के डायग्राम के अंदर रीजन वाली बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव एज नॉर्थ पोल, वो आपको दिख भी रहा है, नॉर्थ पोल भी है यहाँ पर, साउथ पोल भी है, ठीक है। और ये डायग्राम को अगर थोड़ा सा देखें तो बिल्कुल सेम डायग्राम है भाई, सेम डायग्राम है, किसके जैसा? अरे बार मैग्नेट जैसा। तो बार मैग्नेट में भी बिल्कुल सेम पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का, कि नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जा रही है। कहां से जा रही है? साउथ से नॉर्थ जा रही है। बाहर कैसे जा रही है? नॉर्थ टू साउथ जा रही है। बिल्कुल सेम पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का, बिल्कुल। यानी कि रीजन वाली स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में करेक्ट है, रीजन वाली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हुई, ठीक है। अब देखते हैं असर्शन वाली बात। तो असर्शन वाली बात थोड़ी सी अलग लग रही है, तो उसको है ना थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक कंडीशन से समझते हैं कि सर ये कैसे होता होगा अगर आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो ये नॉर्थ साइड डायरेक्शन कैसे कैसे शो करता है। हम कौन से प्लेनेट पे है? अर्थ पे है। तो अर्थ का एक रफ डायग्राम बना लिया हमने। तो रफ डायग्राम बनाने के बाद फिर हमें समझ में आया कि सर कि इसमें नॉर्थ साउथ पोल भी होते हैं, ठीक है, वो भी हमने बना दिया। तो अब हमने लिखा सर ये कौन सा है? नॉर्थ। ये कौन सा है? साउथ। ये कौन सा है? वेस्ट। ये कौन सा है? ईस्ट। ठीक है, ये कौन सा होगा? सेंटर। अच्छा, अर्थ है, तो अर्थ के अंदर हमने देखा है सर, अर्थ है तो अर्थ के अंदर क्या होता है? अर्थ के सेंटर में अगर हम देखें तो ये सेंटर वाला पार्ट जो है, ठीक है, अर्थ के सेंटर वाला पार्ट जो है, ये है क्या? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अर्थ के सेंटर में क्या होता है? कोर होता है। और कोर के अंदर आपको याद हो अगर, ठीक है, कोर के अंदर हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर कोर के अंदर होता है क्या होता है? नीफे। क्या होता है इसके अंदर? नीफे। नीफे का मतलब इसके अंदर सर मेटल्स होते हैं। तो सर इसका मतलब तो क्या हुआ? निकिल भी होता है इसके अंदर और आयरन भी होता है इसके अंदर। निकिल भी होता है इसके अंदर, आयरन भी होता है। तो सर इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल तो जरूर मिल जाएंगे, और चार्ज पार्टिकल मिल जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? निकिल मिल गया, आयरन मिल गया, तो इसमें क्या मिलेंगे? चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सर इसका मतलब तो ये हुआ अर्थ की अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अर्थ की अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को जब हम देखें तो
उसकी अलाइनमेंट कुछ ऐसी होती है, ठीक है। साइंटिफिक डिस्कशन के बाद ये कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है वो ये होती है। कैसी डायरेक्शन होती है? ऐसी। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? यहाँ पर साउथ, ये कौन सी होती है? नॉर्थ, ठीक है। अब ये कैसा है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है, ठीक है। अब जब जैसे ही अगर हमने क्या करा, जैसे हमने लटकाई, क्या लटकाई अपनी? मैग्नेट लटका दिया, यानी कि सोलेनोइड लटका दिया, ठीक है। सोलेनोइड जैसे लटकाएंगे तो अब मुझे पता है कि लाइक पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट, और अब लाइक पोल सोलेनोइड लटका दिया, लटकाते ही क्या होगा भाई? उसको फ्रीली छोड़ दिया। जैसे ही आप फ्रीली से छोड़ोगे तो वो कोशिश करेगा कि उसका नॉर्थ पोल इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, जैसे ही हमने उसको लटका दिया, लटकाते ही क्या होगा कि कोशिश करेगा जो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वो कोशिश करेगा कि ये वाला नॉर्थ पोल इधर आ जाए और ये वाला साउथ पोल इधर आ जाए। क्यों? क्योंकि अपोजिट्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो इस तरीके से अलाइन होगा कि नॉर्थ पोल जाएगा इस तरफ, साउथ पोल जाएगा इस तरफ। इसीलिए हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो क्या है? ट्रू, यानी कि असम्पशन जो है वो ट्रू है। रीजन भी क्या है वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ट्रू है, और वो आसानी से इसकी एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस ऑप्शन ए वाले पार्ट को थोड़ा सा अच्छी तरह दोबारा पढ़ना। मैं दोबारा बताता हूँ, एक समरी क्या बोलती है कि सर अर्थ जो होता है, अर्थ के कोर में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स है तो कहीं ना कहीं उनके पास चार्ज पार्टिकल होंगे। अच्छा, चार्ज पार्टिकल होंगे तो इसका मतलब कुछ, और जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, चार्ज पार्टिकल मूव करे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो इसका मतलब हमारे अर्थ की भी अपने आप में क्या है? कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो हमने डायरेक्शन पाई कि डायरेक्शन कैसी होती है? ऐसी होती है। तो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो हमने देख लिया, ऐसी डायरेक्शन होती है। अब जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड करते ही क्या होगा? वो जब लटकेगा तो थोड़े समय के बाद जब वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, तो उसे पता है कि अर्थ का भी तो एक क्या है? अर्थ का भी एक साउथ नॉर्थ है, ठीक है। तो उसकी मैग्नेट इस तरीके से मूव करेगी कि जो हमारी मैग्नेट का नॉर्थ होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाएगा, और हमारी मैग्नेट का जो साउथ होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो इसलिए वो नॉर्थ साउथ की तरफ क्या करने लग जाती है? अपने आप ही डायरेक्शन शो करने लग जाती है नॉर्थ साउथ के हिसाब से। तो इसलिए हमने दिमाग लगाया और हमने पाया कि सर असर्शन क्या है? ट्रू। रीजन क्या है? ट्रू। और इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना भाई। आगे देखते हैं। एट्थ पार्ट क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो कभी भी डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। यानी कि जो वायर, वो किस पे डिपेंड नहीं करती? लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। अरे फिर किस पे डिपेंड करती है? तो ये भी तो एक क्वेश्चन आता है अपने आप में कि डिपेंड करती किस पे है, ठीक है। तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैं इसको लिख दूं BS, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनोइड, वो किसके से डिपेंड करती है सर? पहला फैक्टर, नंबर ऑफ द कॉइल्स, कितने कॉइल्स यानी कितने टर्न्स, इनको टर्न्स भी बोल सकते हैं, कितने टर्न्स लगाए गए हैं सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। और करंट, कितना करंट आपने क्या करा है? सप्लाई किया है। तो यानी कि जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी सोलेनोइड की, जितनी ज्यादा कॉइल्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड किसकी बढ़ेगी? सोलेनोइड की। तो इसका मतलब सर ये किस पर डिपेंड करता है? कॉइल्स पे, टर्न्स पे और करंट पे। तो इसका मतलब लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। रीजन पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, और एक पेपर में एक मार्क्स का क्वेश्चन आता भी है कि भाई ड्रॉ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर देंगे, जैसे यहाँ पर शो हो रखी है बिल्कुल बीच में, कि बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जा रखी हैं, और हमेशा सोलेनोइड के अंदर हम कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस होती है। तो आप पेपर के अंदर अगर पैरेलल स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखा देंगे तो वो क्या दिखाई देगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो सर इसका मतलब तो रीजन भी क्या हो गया? करेक्ट। असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, और ये क्या है? उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अब की बार फिर दोबारा ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो गया। तो भाई बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहना, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन हम बढ़ते जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन पे चलते रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC जो है इज यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई। और आपको पता ही है भाई कि आपके नियर बाय में एक पावर हाउस है, ठीक है।
पावर हाउस आपके नियर बाय में कोई ना कोई पावर हाउस जरूर पाएगा, ठीक है। और जो पावर हाउस होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर प्रोड्यूस करेगा आपके लिए, ठीक है। तो जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, करंट दो टाइप के हैं, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी में कौन सा मिलेगा, जो पावर हाउस की सप्लाई से आ रहा है आपके पास, यानी कि जो आपके घर की सप्लाई आ रही है ना बाहर से खंबे से, वो कौन सा है, एसी। और जो ड्राई सेल्स होते हैं, कौन से सेल है, ड्राई सेल्स हो गए, बैटरी के सेल हो गए, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं, डीसी वाले सोर्स होते हैं। तो आपके घर में क्या क्या बैटरी थोड़ी लगाते हैं आपके घर में, छोटी सी बैटरी लगा दी घर में तो क्या आता है, पावर सप्लाई बाहर से बिल्कुल जो खंबे से आता है। तो उसका मतलब जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। रीजन वाले पे आइए, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी, इलेक्ट्रिक पावर कैन ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। भाई पेपर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि एसी क्यों यूज किया जाता है, एसी क्यों यूज किया जाता है। तो उन्होंने बता भी दिया कि एसी में क्या होता है, एसी के अंदर एनर्जी का लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसका मतलब तो रीजन भी क्या है, अपने आप में ट्रू हो गया, रीजन अपने आप में ट्रू हो गया, असर्शन ट्रू है। तो ऑप्शन ए भाई साहब यहाँ पर बहुत ही अच्छा फिट बैठ जाएगा, याद भी रखेंगे पेपर के लिए कि एसी को यूज करते हैं लॉन्ग वायर ट्रांसमिशन के लिए, डीसी को यूज नहीं करते क्योंकि एनर्जी का लॉस क्या होता है, कम होता है। भाई सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एंड वी विल बी एंडिंग आवर वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है, असर्शन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद मेटलिक बॉडी हैव 3 कनेक्शंस। आपने अपने घर में देखा भी होगा ना, जब प्रेस लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने देखा है अपने घर में प्रेस लगाते हुए, तो ऐसा कुछ ये थ्री प्लग सा होता है, ऐसा कुछ प्लग सा आपने अपने घर में देखा भी होगा। तो इस प्लग के अंदर आपने देखा है कि सर यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है अर्थ वायर। तो जो ग्रीन सा वायर आपको दिखाई दे रहा होता है ना, ग्रीन वायर जो आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, जो ग्रीन वायर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, जो ग्रीन वायर यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वायर किस लिए है, ये है अर्थ वायर के लिए, ठीक है। तो यानी कि इसने बोला कि अप्लायंसेस विद मेटलिक बॉडी हैव 3 कनेक्शंस, यानी कि मेटलिक बॉडी जिसकी होती है प्रेस की, इलेक्ट्रिक प्रेस की, उसके अंदर क्या होता है, तीन कनेक्शन होते हैं, ठीक है भाई। वेयर एज द इलेक्ट्रिक बल्ब के पास 2 कनेक्शन होते हैं। तो मेटलिक बॉडी वाले अप्लायंसेस के पास क्या होते हैं, 3 कनेक्शन होते हैं, इसके पास क्या होता है 2। ऐसा तो हमने देखा भी है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो भाई ट्रू हो गई। रीजन पे आते हैं, 3 पिन के जो कनेक्शन होते हैं वो रिड्यूस कर देंगे हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। तो भाई 3 पिन के कनेक्शन में और 2 पिन के कनेक्शन में अलग से कहीं पे कोई हीटिंग का लॉजिक नहीं होता, तो हीटिंग का कोई लॉजिक नहीं होता। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो रीजन वाली स्टेटमेंट है इसका कोई भी तुक नहीं बनता, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा कोई हीटिंग वीटिंग का कोई रिड्यूस नहीं करते ही, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रीजन गलत, असर्शन सही। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आपने पाया कि भाई हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से अपना जोश बनाए रखिए और पेपर की तैयारी बिल्कुल जी जान से लगा करके रखिए, ठीक है। और जोश को बिल्कुल कायम रखें और लगातार पढ़ते रहें, ठीक है। और इसी तरीके से साइंस की वीडियो और भी लेके आते रहेंगे, अपना जोश कम ना होने दे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। फ्रेंड थंबरू क्या बोलता है,